जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां किस्मत को भी झुकना पड़ता है। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेडी जीएस भवन में। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। जैसा कि हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ रहे हैं, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्यारे दोस्तों, किसके बारे में? हमने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में डिस्कस किया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से उसने जो है खिलजी वंश का जो है स्थापना किया दिल्ली सल्तनत में। तो उसी दिल्ली सल्तनत में जो है खिलजी वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी कौन था, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था प्यारे दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी था वो क्या था? एक दामाद हुआ करता था, किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। तो इसी के बारे में जो है हम बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भतीजा भी हुआ करता था जलालुद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें हम प्यार दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो ये इसने क्या किया? पहले इसने तो पहले अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके क्या बना? खुद बन बैठा खिलजी वंश का अगला शासक और सुल्तान। तो इसने क्या किया? ही किल्ड जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एंड बिकम द नेक्स्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। तो इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके क्या बना? अगला सुल्तान। अगला सुल्तान बना कौन से वंश का? खिलजी डायनेस्टी का। ओके। साथ ही इसने और हत्या की थी किसकी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो बेटा हुआ करता था, कौन? उसकी भी हत्या कर दी थी इसने। उसका नाम क्या था? अरकली खां, है ना? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो पुत्र हुआ करता था, सन अरकली खां, इसकी भी हत्या किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, है ना? हत्या किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी भी हत्या कर दी। और साथ ही साथ ये अलाउद्दीन खिलजी ने और किसका किसका हत्या किया? तो जितना भी जलाली और जितना भी बलबनी अमीर हुआ करते थे, उन सबकी हत्या किसने करवाई? इस अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाई, है ना? साथ ही साथ किनकी किनकी? साथ ही जितने भी बलबनी और जलाली अमीर हुआ करते थे, है ना? अमीरों, जलाली अमीरों की भी हत्या इसने करवाई। उसके बाद क्यों करवाई? क्योंकि वो लोग जो है जनता के बीच में अपना जो है अलग तरह का माहौल बनाए हुए थे, चारों तरफ जो है अपना दबदबा बनाए हुए थे, इसलिए जनता में जो है कुछ बैलेंस हो सके, अच्छा साम्राज्य चला सके, इसलिए जो है इसने सही ढंग से अपना प्रशासन व्यवस्था चला सके, इसलिए इसने जो है क्या किया? सभी बलबनी और जलाली अमीरों की भी हत्या करवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर हम इसके बाद बात करें प्यार दोस्तों, तो जैसे ही ये राजा बना तो इसका भी जो है, इसका भी क्रोनेशन या फिर कह सकते हैं कि राज्याभिषेक
राज्याभिषेक कहाँ कराया गया या फिर कहाँ हुआ? जिसका राज्याभिषेक जो है प्यारे दोस्तों उसी लाल महल में हुआ जो बलबन ने बनवाया था, है ना। बलबन के लाल महल में। कहाँ था? दिल्ली में, है ना। फिरोज खिलजी की भी वहीं पर कोरोनेशन हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, है ना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भी यहीं पर हुआ था, बलबन के लाल महल में ही राज्याभिषेक। तो उसके बाद ऐसा कहा जाता है प्यारे दोस्तों कि इसे जो है देवता, इसकी तुलना जो है देवता से किया गया था, लेकिन किस चीज में? वो जो संस्कृत अभिलेख था, जोधपुर का संस्कृत अभिलेख, है ना। अलाउद्दीन खिलजी की तुलना किससे की गई है? तुलना देवता से की गई है। कहां पर? जोधपुर के संस्कृत अभिलेख में। जोधपुर का संस्कृत अभिलेख जो है उसी में जो है इसका तुलना किससे किया गया है? तुलना देवता से किया गया है। क्यों? क्योंकि जो है जो जनता जलालुद्दीन और बलबन के नियम कानून से त्रस्त था, मतलब कि सभी कोई परेशान थे उनके नियम कानून से। उन सभी बंधनों को, उन सभी नियम कानून को जो है दूर करने का काम किया था किसने? इस अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? जितना भी बंधन था बलबन के समय से जो चला आ रहा था और जलालुद्दीन के समय से जो चल रहा था, उन सबको जो है खत्म करने का काम किया। जनता की भलाई के लिए इन्होंने जो है बहुत सारे काम किए। इसलिए जो है इसकी तुलना किससे की जाती है? देवता से की जाती है। कहाँ पर? जोधपुर का संस्कृत अभिलेख जो है उसी में। अगर बात करें कि इस जैसे ही ये शासक बना, तो शासक बनने के बाद जो है इसने अपना राज्य का जो है नियंत्रण किस पर आधारित किया? धर्म पर जो है आधारित इसने अपना राज्य पर नियंत्रण करने का काम किया। मतलब कि दिल्ली सल्तनत के यह पहला सुल्तान था जिसने क्या किया था? धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था या फिर शुरू किया था, है ना। तो इसने क्या किया? धर्म पर राज्य नियंत्रित या फिर नियंत्रण स्थापित किया। धर्म पर राज्य नियंत्रण स्थापित करने का मतलब है प्यारे दोस्तों कि इसके अनुसार जो है अलाउद्दीन खिलजी ने एक बात कही थी जो बर्नी ने बताया है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राज पद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया था, है ना। तो यही बात इसने कही थी राज्य नियंत्रण पर, है ना। तो धर्म पर राज्य नियंत्रण करने वाला ये पहला सुल्तान था। आप लिख सकते हैं पहला सुल्तान। किस पर आधारित? धर्म पर राज्य नियंत्रण स्थापित करने वाला पहला सुल्तान बना कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अगर आगे बात करें तो जैसे ही ये अपना जो है पदभार संभाला या फिर सिंहासन पर बैठा तो इसने अपने शासन काल में बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारे बदलाव किए।
उनमें से फर्स्ट क्या था कि पहले जो है जो भी होता था आर्मी या फिर सेना, जितने भी सुल्तान बने उनमें जो है क्या किया जाता था कि जितना भी जीता हुआ क्षेत्र हुआ करता था, है ना, उन सबको जो है सैनिकों में बांट दिया जाता था। अलग से किसी तरह का जो है भुगतान नहीं किया जाता था, किसी भी तरह का जो है कह सकते हैं कि पेमेंट, है ना, या फिर नगद वेतन देने का जो है प्रथा नहीं हुआ करता था, है ना। लेकिन ये पहला सुल्तान था, कौन? ये अलाउद्दीन खिलजी, है ना, जिसके पास क्या थी? स्टैंडिंग आर्मी थी, है ना। हु हैड स्टैंडिंग आर्मी। फर्स्ट सुल्तान था, क्या था ये? फर्स्ट ऐसा सुल्तान था जिसके पास क्या थी? स्टैंडिंग आर्मी। मतलब कि अस्थाई सेना, है ना। क्या था? अस्थाई सेना। और साथ ही ये फर्स्ट सुल्तान इस नज़र में भी था कि इसने क्या किया था? नगद सेना को, सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत भी इसने की थी, है ना। इसने क्या किया था? सैनिकों को नगद वेतन देने का भी शुरुआत किया था। शुरुआत में इसने क्या किया? पहले जो नगद वेतन देने की प्रथा नहीं थी, तो इसने जब शुरू किया तो सैनिकों का जो है इस तरह से वेतन निर्माण प्रक्रिया बनाया कि सैनिकों का जो वेतन होना चाहिए वो थोड़ा सा उसमें कटौती किया, और इस तरह से भी बनाया कि उनको किसी भी तरह का जो है सुविधा से वंचित ना हो पड़े या फिर किसी भी तरह का समस्या का सामना ना करना पड़े। इसलिए उसने क्या किया? उन चीज़ों की जो दर हुआ करता था या फिर जो रेट हुआ करता था सामानों की, उन पर भी जो है कटौती किया, ताकि जो है इन पर कोई असर ना पड़े। तो ये बाजार मुद्रास्फीति इस तरह का जो है अभी आगे हम बात करने वाले हैं। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं कि ये फर्स्ट सुल्तान ऐसा था जिसके पास क्या थी? स्टैंडिंग आर्मी थी, अस्थाई सेना थी, और सैनिकों को नगद वेतन देने की जो है प्रथा की शुरुआत भी इसी ने किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर आगे बात करें सब जगह 1298 ईस्वी की बात करें, अगर 1298 में, तो 1298 ईस्वी में क्या हुआ? मंगोलों का जो है फोर्थ अटैक हुआ, चौथा आक्रमण हुआ। मंगोलों का, है ना। फर्स्ट आक्रमण कब हुआ था? बहराम शाह के समय में। दूसरा हुआ था बलबन के समय में। तीसरा हुआ था 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन के समय में। और चौथा आक्रमण हुआ 1298 ईस्वी में। किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में, है ना। इसके समय में ही चौथा आक्रमण हुआ मंगोलों का, और इसने क्या किया? मंगोलों को जो है पराजित कर दिया था। और टोटल इसने जो है मंगोलों को, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को 3 बार पराजित किया था। कितनी बार? 3 बार पराजित किया, है ना। तो ये बात हुई इसके, किसके? मंगोलों का चौथा आक्रमण के बारे में। अब आगे हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि इसने जो है कहाँ कहाँ पर जो है अपना साम्राज्य विस्तार के लिए जो है, या फिर कहे अपना वर्चस्व फैलाने के लिए जो है भारत के किन किन क्षेत्रों पर जो है आक्रमण मुख्यतः इसने किया, उनके बारे में जो है अब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। तो इसका अगर प्रथम आक्रमण की बात करें प्यारे दोस्तों, तो ही डिड फर्स्ट अटैक, है ना। फर्स्ट अटैक
ऑन रणथंभौर, है ना, रणथंभौर। तो रणथंभौर में इसने जो है अपना प्रथम आक्रमण किया कब? 1298 ईस्वी में। कब? 1298 ईस्वी में। कब? 1298 में इसमें जो है इसने अपना प्रथम आक्रमण किया। कहाँ पर? रणथंभौर में। और रणथंभौर में जो है कौन शासन कर रहा था? हमीर देव, है ना। यहाँ पर कौन शासक था? शासक था यहाँ पर जो शासन कर रहा था उसका नाम था हमीर देव। तो हमीर देव पर जो है अपना इसने प्रथम आक्रमण किया 1298 ईस्वी में। फिर आगे क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि आगे 1299 ईस्वी में, है ना, 1299 ईस्वी में इसने कहाँ अटैक किया? आक्रमण किया गुजरात पर। अटैक ऑन गुजरात। गुजरात पर आक्रमण, जहां पर बघेल शासक कर्णदेव जो है शासन कर रहा था, है ना। कौन शासक? बघेल शासक कर्ण देव। ओके, तो इस तरह से इसने 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया, बघेल शासक कर्णदेव पर। और बात करें गुजरात में से ही प्यारे दोस्तों इसने एक क्या खरीदा था? गुलाम खरीदा था, है ना। तो इसने गुजरात से ही एक क्या खरीदा? गुलाम खरीदा, जिसका नाम क्या था? मलिक कफूर। क्या खरीदा? क्या नाम था? मलिक कफूर, है ना। तो मलिक कफूर नाम का इसने एक गुलाम खरीदा। कहाँ से? गुजरात से। जब ये गुजरात अभियान पर गया तो ये जो मलिक कफूर था, है ना, मलिक कफूर को क्या कहा जाता था? 1000 दिनारी। क्या कहा जाता था? 1000 दिनारी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि जो है इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था क्योंकि इसको कितना में खरीदा गया था? 1000 दिनार में, है ना। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी। और यही मलिक कफूर को आगे चलकर इसने क्या बनाया? अपना कमांडर इन चीफ, सेनापति भी बनाया, है ना। इसका जो इसने देखा साहस, विश्वास, है ना, साहस, विश्वास, क्षमता जो भी कहें, इसकी देख करके इसने इसको क्या बनाया? अपना कमांडर इन चीफ बनाया, है ना। जो भी कह सकते हैं, योग्यता। तो ये सब देख करके इसके अंदर इतनी क्वालिटी थी, इसलिए इसको इसने क्या बना लिया? अपना सेनापति बनाया, है ना, कमांडर इन चीफ बना लिया। और बात करें ये मलिक कफूर की, तो मलिक कफूर क्या था? एक किन्नर था, है ना। क्या था? एक किन्नर था, ट्रांसजेंडर था, कह सकते हैं कि हिजड़ा था। ओके, तो इस तरह से हमने बात किया किसके बारे में?
इसके फर्स्ट अटैक जो 1298 में हुआ, फिर 1299 में गुजरात पर अटैक किया। वहीं से इसने मलिक कफूर नामक एक जो है अपना गुलाम खरीदा था, और वो गुलाम को क्या कहा जाता है, 1000 दिनारी कहा जाता था, क्योंकि उसने इसे 1000 दिनार में खरीदा था। उसकी साहस, विश्वास, क्षमता, योग्यता, वीरता, ये सब देख करके ही जो है उसने उसको क्या किया, अपना सेनापति भी बनाया, है ना। और इस तरह से मलिक कफूर क्या हुआ करता था, एक किन्नर और एक हिजड़ा हुआ करता था। तो इस तरह से हमने बात किया ये अलाउद्दीन के इन अभियानों के बारे में। अब बात करें कि इसका जो सेनापति बनाया गया था ये कौन, मलिक कफूर। तो मलिक कफूर के अलावा एक और इसका प्रसिद्ध सेनापति हुआ करता था, कौन, जफर खां, है ना। कौन, एक और सेनापति हुआ करता था, जफर खां। कौन, जफर खां, जो क्या हुआ था, मंगोलों के खिलाफ या फिर मंगोलों के अभियान में शहीद हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। मंगोलों के साथ लड़ाई में क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी जफर खां की। ये भी बहुत ही बहादुर, बहुत ही साहस वाला कह सकते हैं, और सभी गुणों से भरपूर था जफर खां। और बात करें जफर खां हो कि इसकी बात कर लिए हमने, मलिक कफूर का बात कर लिया, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक और फेमस आदमी रहा करता था, है ना, प्रसिद्ध आदमी रहा करता था, जिसका नाम क्या था, अमीर खुसरो। क्या, अमीर खुसरो, जिसको तोता ए हिंद पायरट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूं। चलिए आगे बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में। तो अमीर खुसरो क्या हुआ करता था, एक प्रसिद्ध कवि हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, है ना। और इसका जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था कहाँ, पटियाली कासगंज उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु हो गई थी इसकी दिल्ली में। उसके बाद इसे किसे, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, तोता ए हिंद पायरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है ना। और इन्होंने जो है खोज किया था किस चीज का, सितार एवं तबला। किसका, सितार एवं तबला का खोज किसने किया था, इसी अमीर खुसरो ने किया था। साथ ही साथ भारत में जो कव्वाली गायकी चलती है, इसकी शुरुआत भी जो है किसने की थी, इस अमीर खुसरो ने ही की थी। और फिर अगर बात करें भारत में खड़ी बोली जो बोली जाती थी, उसकी भी जो शुरुआत किसने किया, इस अमीर खुसरो ने ही किया। और फिर कश्मीर को धरती का स्वर्ग पहले इसी आदमी ने ही कहा था। किसने, अमीर खुसरो ने कश्मीर को क्या कहा था, धरती का स्वर्ग, पैराडाइज ऑफ अर्थ। साथ ही इसने एक बुक लिखा, उस बुक का क्या नाम था, खमसा ए खुसरो। क्या, खमसा ए खुसरो नामक पुस्तक लिखी। और इसका जो है करियर की शुरुआत, स्टार्ट हिज करियर ऑन द टाइम ऑफ बलबन, है ना। बलबन के समय में ही जो है इसका करियर की शुरुआत हुआ था, लेकिन किसका दरबारी कवि हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी का। और फिर भारत के सर्वाधिक सुल्तानों का जो है समकालीन ये रहा, है ना। जितने भी कवि लेखक आए, तो उनमें से जो अमीर खुसरो है वो सर्वाधिक भारतीय सुल्तानों का जो है समकालीन रहा। ज्यादा से ज्यादा सुल्तानों के बीच में ये मौजूद था, कौन, अमीर खुसरो। और इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी को एक उपाधि भी दिया था। कौन सा उपाधि दिया था, सुल्तान ए जहां। क्या, सुल्तान ए जहां की उपाधि दी थी अमीर खुसरो ने किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। उसके बाद इसका जो है गुरु हुआ करता था, कौन, हजरत निजामुद्दीन औलिया। और हजरत निजामुद्दीन औलिया क्या थे, एक सूफी संत हुआ करते थे ये हजरत निजामुद्दीन औलिया, है ना। क्या, सूफी संत, है ना। तो इन्हीं का जो है शिष्य हुआ करता था, कौन, ये अमीर खुसरो। तो ये बात हो गया अमीर खुसरो के बारे में। अब चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। उसके बाद 1313 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो था
1303 ईस्वी में, सॉरी 1313 नहीं, 1303 ईस्वी में जो है ये कहाँ के लिए निकला? चित्तौड़ अभियान पर, है ना, चित्तौड़ अभियान पर निकला, चित्तौड़गढ़ के अभियान पर, वहां आक्रमण के लिए। और इसका जो है जानकारी कहे कहाँ से मिलता है, या फिर इसका स्रोत की बात करें चित्तौड़गढ़ का, तो ये कहाँ से मिलता है? एक उपन्यास है, नोवेल है ना, जिसका नाम है पद्मावती। कौन सा? पद्मावती। और ये जो पद्मावती है, इस पद्मावती को किसने लिखा है? पद्मावती को इसको लिखने का काम किया है मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। इसी ने जो है ये पद्मावती नामक उपन्यास लिखा था, जो अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी का जो है चित्तौड़गढ़ के अभियान के बारे में जानकारी देता है। और ये 1303 ईस्वी में ये अभियान हुआ था, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने इस उपन्यास को, पद्मावती को, कब लिखा था? 1540 ईस्वी में। किसके समकालीन? या फिर उस समय कौन सुल्तान हुआ करता था दिल्ली में? शेरशाह सूरी, है ना। कौन? शेरशाह सूरी के समय में, समकालीन में लिखा था ये। शेरशाह सूरी के समय में 1540 ईस्वी में ये मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। किसके बारे में? इस चित्तौड़गढ़ का जो अभियान शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके बारे में, है ना। और उसका उस स्रोत का क्या नाम है? उसका एक उपन्यास है जिसका क्या नाम है? पद्मावती, है ना। इसी उपन्यास से हमें जानकारी मिलता है इसके बारे में। तो इसमें मलिक जायसी ने क्या बताया था? मलिक जायसी ने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, वो चित्तौड़गढ़ की जो महारानी थी उसको हासिल करने के लिए गया था, है ना। और चित्तौड़गढ़ का जो है, चित्तौड़गढ़ का राजा हुआ करता था कौन? चित्तौड़गढ़ का राजा हुआ करता था महारावल रतन सिंह, है ना। महारावल रतन सिंह। और महारानी रानी हुआ करती थी पद्मावती, है ना। और यही पद्मावती जो है रानी हुआ करती थी चित्तौड़गढ़ की, और राजकुमारी कहाँ की हुआ करती थी? सिंघौल की, है ना। सिंघौल की राजकुमारी हुआ करती थी ये। तो इसी पद्मावती को जो है ब्याह करके, शादी करके ले गया था कौन? महारावल रतन सिंह, है ना। तो महारावल रतन सिंह शादी करने के बाद आखिरकार इसको क्यों अटैक करना पड़ा, क्यों इसके तरफ आकर्षित हुआ? कौन? अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की तरफ। तो बात ऐसा था कि एक समय महारावल रतन सिंह जो थे चित्तौड़ के राजा, उनके द्वारा जो है एक राजपुरोहित को देश से निकाल दिया गया था, कुछ देशद्रोही कार्य करने, या फिर कुछ अनियमित या फिर कुछ अप्राकृतिक कार्य करने की वजह से, कुछ देशद्रोही कार्य करने की वजह से वो जो राज पुरोहित था, जिसका नाम था क्या? राघव चेतन, है ना। एक राज पुरोहित हुआ करता था चित्तौड़गढ़ का,
राघव चेतन। इसको देश से बाहर निकाल दिया गया था महाराजा महारावल रतन सिंह के द्वारा। तो जब ये बाहर निकाल दिया गया इसको, तब ये जाकर घूमते फिरते किससे मिला? अलाउद्दीन खिलजी से मिला। और अलाउद्दीन खिलजी से मिलकर उसने महारानी पद्मावती का इस प्रकार से बखान किया, इसकी सुंदरता के बारे में, उनकी रूपरेखा के बारे में इतना गहराई से इस प्रकार से ही वर्णन किया कि वो वर्णन सुनकर, उनकी बात सुनकर के अलाउद्दीन खिलजी जो है पद्मावती की तरफ जो है बहुत ही ज्यादा आकर्षित हुआ। उसे पाने की जो है उसके अंदर इच्छा होने लगी। और इस सोच के साथ, महारानी को हासिल करने के सोच के साथ जो है अलाउद्दीन ने अपना पूरा सेना लेकर के कहा गया, चित्तौड़गढ़ का जो किला हुआ करता था उसके बाहर आकर के अपना डेरा जमा लिया। और 6 महीने तक लगा रहा, डटा रहा उस किले के बाहर, है ना। कौन? ये अलाउद्दीन खिलजी 6 महीने तक जो है एकदम पड़ा रहा, 6 महीने तक। लेकिन ना किसी प्रकार की संधि हुई और ना ही किसी प्रकार का जो है कुछ संदेश दिया गया महाराजा रावल रतन के द्वारा, है ना। तो 6 महीना बीतने के बाद उसने जो है एक संदेश भेजवाया। किसको? महाराजा रावल रतन सिंह को, कि अगर आप मुझे महारानी का एक बार दीदार करने देते हैं या फिर उन्हें देखने देते हैं, तो मैं अपना पड़ाव लेकर के वापस कहाँ चला जाऊंगा? दिल्ली चला जाऊंगा। वरना फिर मैं क्या करूंगा? इस किले में अटैक कर दूंगा, आक्रमण कर दूंगा, और जितने भी बेगुनाह लोग हैं, हजारों लाखों की संख्या में, सब मारे जाएंगे, है ना। और वो किला की एक खासियत थी कि वो किला जो है अभेद किला माना जाता था। मतलब कि 8 द्वार को पार करके ही अंदर जाया जा सकता था। फिर भी उसने यही कहा कि अगर आपने नहीं मुझे परमिशन दिया या फिर आज्ञा नहीं दी रानी का दीदार करने के लिए, तो मैं आक्रमण कर दूंगा और हजारों बेगुनाहों की जान चली जाएगी। तो ये संदेश पाकर जो है रावल रतन सिंह जो है राजा वहाँ का, वो बहुत ही धर्म संकट में पड़ गया। एक तरफ हजारों बेगुनाहों की जान की बात आ गई और एक तरफ इधर अपनी महारानी का जो उस तरह का काम था, है ना, वो तो अशोभनीय किसी के लिए भी, कैसे किसी को कोई दिखाया जा सकता है। तो लास्ट में उन्होंने जो है वो उसकी बात को स्वीकार कर लिया अलाउद्दीन खिलजी का, और उसे रानी का दीदार कराने के लिए जो है अर्जी दे दिया, मतलब कि बुला लिया गया उसको। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है उसको रानी का जो चेहरा है ऐसे डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं दिखा दिया गया, ला के बैठा नहीं दिया गया कि ये है पर रानी पद्मावती, देख लीजिए, जी भर के देख लीजिए। हाँ, उसके लिए एक बड़ा सा आईना लगाया गया, है ना, और उसी आईने में जो है रानी का जो है प्रतिबिंब दिखाया गया। रानी दूसरी तरफ खड़ी थी और फिर अपना प्रतिबिंब, अपना चेहरा जो है दिखाई आईना में, और उसी आईना को देखा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और चेहरे में रानी का प्रतिबिंब देख करके इतना वो ज्यादा खुश हो गया कि मन ही मन जो है अपना पुआ पकाने लगा कि नहीं, हमारा तो ये रानी चाहिए, जैसे भी चाहिए। तो वो बड़ा अपना शातिर दिमाग का यूज किया अलाउद्दीन खिलजी। तो बोला, देखने के बाद बोला कि रावल रतन से बोला कि अब जो है हम और आप क्या हुए? एक अच्छे मित्र हुए, दोस्त हुए, है ना। दोस्ती का झांसा दिया। तो इस तरह से जब दोस्ती का झांसा दिया तो रावल रतन सिंह थे, बोले कि हम भी जो है राजपुताना है, और हम भी राजपुताना एक दोस्त होने के नाते आपको जो है क्या करेंगे? 8 को 8 द्वार खुद पार करके छोड़ करके आएंगे। तो जैसे ही 8वां द्वार पार किया, वैसे ही अलाउद्दीन के एक इशारे पर उसके सैनिकों ने क्या कर लिया? महाराजा रावल रतन को अपने कब्जे में कर लिया और पकड़ करके अपने खेमे ले गए, है ना। उसके बाद वहां से क्या हुआ कि ये जो
था अलाउद्दीन खिलजी, उसने संदेश भेजवाया पद्मावती को कि अगर आप राजा की जान बचाना चाहती हैं या फिर जिंदा देखना चाहती हैं तो आपको मेरे खेमे में आना होगा, है ना। मेरा जहाँ पड़ाव है, मेरे जहाँ लोग हैं, वहाँ आपको आना होगा, तभी हम राजा को जीवित छोड़ेंगे। तो पद्मावती भी थोड़ा चालाक निकली, अपना दिमाग की बत्ती जलाई, है ना। बोली ठीक है, एक ही शर्त पर हम जाएंगे। यहाँ से जो है इस किले के अंदर से टोटल 800 पालकियां वहां जाएंगी और आपको पहचानना है कि उनमें से जो है कौन महारानी है, और मतलब महारानी वाला कौन सा पालकी है, एक ही बार में, है ना। तो इस तरह से उसका भी बात को मान लिया गया। और जब चित्तौड़गढ़ के किला से 800 पालकी बाहर निकला तो उन 800 पालकियों में सिर्फ क्या थे, वहां के सैनिक थे, है ना, और किसी में महारानी नहीं थी। इस तरह से जब 800 पालकियां वहां पहुंचाई गई तो वहां पर उन पालकियों में क्या थे, सैनिक भरे पड़े थे। और इस प्रकार फिर अलाउद्दीन खिलजी और वहां के सैनिकों के द्वारा क्या हो गया, युद्ध छिड़ा, है ना। और इस युद्ध में जो है चित्तौड़गढ़ की तरफ से कौन अगुवाई कर रहे थे, है ना, अगुवाई बादल और गौरा नामक 2 सेनानायक जो है अगुवाई कर रहे थे, है ना। और इस तरह से फिर इस युद्ध में जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया, महाराजा रावल रतन सिंह को, है ना, महारावल रतन सिंह को युद्ध में हत्या कर दी गई, है ना। रतन सिंह की हत्या किसने कर दी, अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया इनको। आपने वो मूवी तो देखा ही होगा पद्मावत, है ना, पूरा डिटेल स्टोरी इसी के बारे में बताया गया बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो ये घटना हुई। तो जैसे ही राजा की हत्या कर दी गई तो फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है अपना सेना लेकर अंदर की तरफ, उस किले में अंदर की तरफ प्रवेश किया। तो जैसे ही वो प्रवेश किया तो महारानी पद्मावती के द्वारा क्या कर लिया गया, आग में कूदकर अपना जौहर कर ली, मतलब आग में कूदकर अपना आत्मदाह कर ली। तो रानी के साथ साथ वहां जितनी भी महिलाएं थे उस किला के अंदर, उन्होंने भी जो है क्या किया, उस आग में कूदकर अपने जान को न्यौछावर कर दिया, खुद का जौहर कर लिया। तो ये कहानी था पद्मावती का, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ प्यारे दोस्तों, पद्मावती की कहानी तो खत्म हो गई, उस राजा को तो कुछ मिला नहीं, वहां के राजा भी मारा गया और रानी भी मर गई। इस तरह से उसको मिला ठेंगा। तो इसके बाद क्या शुरू हुआ इसका, 1306 ईस्वी में ही स्टार्टेड हिज साउथ इंडिया मिशन। तेरह सौ छह ईस्वी में इसने क्या शुरू किया, अलाउद्दीन खिलजी ने, दक्षिण भारत अभियान, है ना। दक्षिण भारत अभियान की शुरुआत इसने कब की, 1306 ईस्वी में, 1306 में, है ना। दक्षिण भारत की अभियान इसने शुरू किया। इसका उद्देश्य था अपने साम्राज्य का विस्तार करना, है ना। उद्देश्य क्या हुआ करता था, साम्राज्य
का विस्तार, ओके, साम्राज्य का विस्तार करना ही इसका मेन उद्देश्य था, और वहां से धन इकट्ठा करना, है ना। और दूसरा क्या है, धन इकट्ठा करना इसका प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। वहां के राजाओं को लड़ाई करके या फिर युद्ध में हरा करके क्या करता था, उनका क्षेत्र अपने क्षेत्र में नहीं मिलाता था, उनसे जो भी होता था कर वसूल करने का काम करता था, और ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने का काम करता था। कौन, ये अलाउद्दीन खिलजी, है ना, जिसका मेन मोटो यही हुआ करता था। उसके बाद इसने जो है अपना दक्षिण मिशन का जो है कार्यभार किसको दे दिया था, अपना दक्षिण मिशन के लिए, दक्षिण अभियान के लिए इसने अपना जो है कार्यभार किसको सौंपा था, किसकी अगुवाई करने के लिए ये दिया था, मलिक कफूर इसका जो हुआ करता था, कौन, सेनापति, है ना। तो मलिक कफूर जो है इस अभियान कहाँ तक ले गया, दक्षिण में जो है तेलंगाना की राजधानी हुआ करती थी वारंगल, है ना, क्या, तेलंगाना की राजधानी वारंगल तक जो है ये ले पहुंचा था। इस अभियान को तेलंगाना तक पहुंचाया, और तेलंगाना तक पहुंचाने के बाद वहां का जो शासक हुआ करता था, कौन, रुद्र प्रताप देव राय, है ना, प्रताप रुद्र देव, काकतीय वंश का, है ना। तो तेलंगाना तक पहुंचा। तो तेलंगाना का उस समय राजधानी क्या हुआ करता था, वारंगल, और यहीं पर शासन करता था कौन, रुद्र प्रताप देव, ओके, सॉरी, प्रताप रुद्र देव, प्रताप रुद्र देव ने इसकी अधीनता स्वीकार की कि भैया हम तुमसे ना लड़ पाएंगे, ना जीत पाएंगे। इसने मलिक कफूर की अधीनता स्वीकार की और अपने यहाँ से एक सोने की मूर्ति जो है इसको भेंट दिया, है ना। फिर प्रताप रुद्र देव ने मलिक कफूर को क्या दिया, एक सोने की मूर्ति, एक सोने की मूर्ति भेंट में दी। और इस तरह से फिर क्या हुआ, मलिक कफूर वो ले लिया, है ना। और फिर 1308 ईस्वी में जो है 1308 ईस्वी में इसने पुनः जो है आक्रमण किया, इसके ऊपर, इसी के ऊपर फिर से मलिक कफूर आक्रमण किया, है ना, तेलंगाना के वारंगल पर, है ना। 1308 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया फिर से। तो आक्रमण करने के बाद इन लोगों को जो है काकतीय वंश का जो शासक वहां शासन चल रहा था उनके द्वारा क्या दिया गया, कोहिनूर डायमंड, है ना। इस युद्ध के बाद जो है मलिक कफूर को क्या मिला, कोहिनूर हीरा, है ना, कोहिनूर हीरा दिया गया प्रताप रुद्र देव के द्वारा। और फिर ये कोहिनूर हीरा को ले जाकर के इसने किसे दे दिया, अलाउद्दीन खिलजी को, कि मालिक आपके लिए ये बेशकीमती हीरा मैं लेकर आया हूं। तो अलाउद्दीन खिलजी को फिर ले जाकर के ये दे दिया, ये हीरा, कोहिनूर हीरा, कौन, मलिक कफूर। ये उसके बाद क्या हुआ कि 1308 में
ये हीरा उसको मिल गया। और इस हीरे का नाम जो है कोहिनूर किसने रखा था जानते हैं? इसका जो नाम है ना, नाम ये रखा था वो जो लुटेरा भारत आया था जिसका नाम था नादिर शाह, है ना, नामकरण नादिर शाह, याद रखिएगा। कोहिनूर हीरे का नाम जो है नादिर शाह द्वारा रखा गया था। कोही का मतलब होता है पर्वत, है ना, और नूर का मतलब रोशनी, क्या, रोशनी, तो पर्वत की रोशनी। तो इस तरह से ये हीरा लूट करके लाया। उसके बाद मलिक कफूर जो है अपना ये अभियान जो है आगे की तरफ निरंतर बढ़ाता रहा और आगे बढ़ते बढ़ते जो है ये कहाँ तक पहुंचा, समुद्र के किनारे तक। अब इस समुद्र देखने के बाद उसका आगे तो इसको कुछ दिखाई नहीं दिया, है ना, लगा इसको कि दुनिया जो है अब तो यहीं तक है, आगे भैया कुछ तो है नहीं, खाली पानी ही पानी नजर आ रहा है ना। आगे बढ़ने के बाद, है ना, वो अपना अभियान जो है कहाँ तक लेकर के गया, तमिलनाडु तक लेकर के गया। पहली बात लिखेंगे कि इस अभियान को जो है आगे कहाँ तक लेकर के गया, तमिलनाडु तक। और तमिलनाडु पहुंचने के बाद उसको आगे क्या दिखा दिया, सिर्फ समुद्र ही समुद्र, पानी ही पानी दिखा दिया और कहा कि इसके आगे तो और कुछ है ही नहीं, दुनिया यहीं तक है। और उसने यही ऐलान किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है क्या कर लिया है, पूरी दुनिया को जो जीत लिया है ना, क्या कर लिया है, पूरी दुनिया को जीत लिया है और इसके आगे तो कोई दुनिया है ही नहीं। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो है क्या उपाधि धारण कर ली, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण किया, कौन सा, सिकंदर ए सानी का, है ना, सिकंदर ए सानी का जो है इसने उपाधि धारण कर लिया। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण कर ली। और या फिर कह सकते हैं अलेक्जेंडर द्वितीय, है ना, सिकंदर ए सानी तो लिया ही और साथ ही साथ सिकंदर द्वितीय की भी उपाधि इसने धारण कर लिया, है ना, अलेक्जेंडर सेकेंड या फिर सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण कर ली। तो सिकंदर ए सानी या फिर सिकंदर द्वितीय की उपाधि क्यों धारण की, क्योंकि सिकंदर ही वो बादशाह था, शासक था जो पूरी दुनिया को जीता था और दूसरा कोई नहीं, है ना, विश्व विजेता के नाम से जाना जाता था ये सिकंदर, अलेक्जेंडर, है ना। इसलिए इसने भी खुद को क्या उपाधि धारण कर लिया, सिकंदर ए सानी या फिर सिकंदर द्वितीय के नाम से ये अपना नामकरण करवा लिया। तो ये बात था अलाउद्दीन खिलजी का, और भी बहुत कुछ बात है, अभी हम बात करेंगे, फिलहाल इसे इरेज करते हैं। चित्तौड़ को नष्ट करने के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम, है ना, चित्तौड़ को नष्ट करने के बाद उसका नामकरण जो है अपने पुत्र के नाम पर, है ना, पुत्र के नाम पर क्या रखा, खिजराबाद, है ना, क्या, खिजराबाद कर दिया चित्तौड़गढ़ का नाम। उसके बाद क्या हुआ कि चित्तौड़गढ़ को नष्ट करके अपना पुत्र का नाम पर उसने रख दिया उसका नाम। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी ने जो है क्या क्या कर लगाए थे अपने राज्य में अपने जनता के लिए, तो उसके कुछ प्रमुख कर इस तरह से हैं कि उसने जो है जनता में जजिया और जकात कर लगाया था। उसके बाद साथ ही साथ इसने घरई एवं चरई, घरई एवं
चरई नामक कर भी लगाया था। हाँ, तो घरई क्या होता था? एक तरह से घर टैक्स, है ना, घर कर, और फिर चरई मवेशी कर होता था, मवेशी रखने के लिए, है ना। घरई कर का मतलब है कि आवास कर कह सकते हैं, आवास कर, और चरई मवेशी कर। तो मंगोल जो आक्रमण करते थे बार बार इंडिया में, तो मंगोलों का जो है सर्वाधिक आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? खिलजी के ही शासनकाल में, है ना। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए इसके शासनकाल में। और इन्हीं आक्रमणों से निजात पाने के लिए या फिर इनको नियंत्रित करने के लिए इसने रक्त एवं तलवार की नीति अपनाई, है ना। किसकी? रक्त एवं तलवार की नीति, लौह एवं रक्त की नीति जो हुआ करता था उसको इसने अपनाया, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। उसके बाद अगर बात करें तो इसका जो है क्या होता था कि अपना जो भी शत्रु होता था, है ना, शत्रु से दोस्ती, और अपने जो विजय था इसका विजय एवं शत्रु पर दोस्ती के लिए ये जाना जाता था। और इसके लिए जो है इसकी तुलना किससे की जाती है? मुगल साम्राज्य में जो महान बादशाह हुआ करता था अकबर, उससे, है ना। इसकी तुलना जो है की जाती है अकबर से। क्यों? है ना, अपनी विजयों, है ना, एवं शत्रु को दोस्त या फिर मित्र बनाने की नीति से इसकी तुलना किससे की जाती है? तुलना किया जाता है इसका अकबर से। किससे? अकबर से इसका तुलना किया जाता है। और साथ ही साथ आगे अगर इसके बारे में बात करें तो दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम ऐसा शासक था जिसमें जो है हिंदू शासकों का जो है दशा का है या फिर स्थिति पहले जैसा बना हुआ था। ये उनसे सिर्फ क्या वसूल करता था? कर वसूल करता था, और राजपाट जो भी चलाना उन्हीं को दे देता था, उन पर आक्रमण करके उनको अपने राज्य में मिला नहीं लेता था, उन्हीं को शासन करने देता था। लेकिन क्या करता था? उनसे सिर्फ कर की वसूली किया करता था ये अलाउद्दीन खिलजी। इसलिए कहा जाता है कि ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसके अंडर में जो है हिंदू शासकों की जो है स्थिति पहले जैसे ही बनी हुई थी, है ना। उसके बाद इसने जो है अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। क्यों? मंगलों के आक्रमण से बचने के लिए। तो दिल्ली से अपनी राजधानी जो है दिल्ली के ही श्री नामक स्थान पर जो स्थानांतरित कर दिया था, मंगलों के आक्रमण से बचने के लिए, है ना। मंगलों के आक्रमण से बचने के लिए जो है राजधानी अपनी स्थानांतरित कर दिया। कहाँ? दिल्ली से दिल्ली के सिरी में, है ना, दिल्ली के सिरी में। और इसी सिरी नामक स्थान पर जो है इसने सिरी का किला भी बनवाया था, है ना। क्या बनवाया? सिरी का किला। किसका किला? सिरी का किला, है ना। अगर आगे बात करें तो इसने अपने साम्राज्य में या फिर अपने शासन व्यवस्था में जो है क्या करने के लिए? भ्रष्टाचार और कर विरोधी विभाग की जो है स्थापना किया था, जिसका नाम क्या था? दीवान ए मुस्तखराज। क्या? दीवान ए
मुस्तखराज। किस लिए? कर एवं भ्रष्टाचार विरोधी, है ना, कर एवं भ्रष्टाचार विरोधी विभाग की स्थापना किया, जिसका नाम क्या हुआ करता था? इस विभाग का स्पेशली सही तरह से कर लिया जाए और भ्रष्टाचार जो है पूरे साम्राज्य में ना फैले, इसी की रोक देख रेख के लिए जो है इसने एक विभाग बनाया था, जिसका नाम क्या था? दीवान ए मुस्तखराज, है ना, दीवान ए मुस्तखराज। ये विभाग की स्थापना किया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है कुछ स्मारक भी बनाए गए थे, मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, जैसे अलाई के दरवाजा, अलाई मीनार, चोर मीनार, और फिर सिरी का किला, है ना। अलाउद्दीन के द्वारा बनाए गए कुछ स्मारक की अगर बात करें, कुछ स्मारक का, तो उन स्मारक में क्या क्या आता है? अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, है ना, उसके बाद हौज खास का चोर मीनार, और फिर सिरी का किला, है ना, यही सिरी का किला। ओके, ये कुछ स्मारक जो है प्रसिद्ध बनाए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब आगे हम बात करेंगे इसके कुछ और बातों की। फिलहाल मैं इसे इरेज कर, और अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो यह अपने बाजार व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था, है ना, बाजार व्यवस्था के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। बहुत ही अच्छी तरीका से ये बाजार व्यवस्था अपना चलाता था। इसके लिए अपना एक अलग उपाध्यक्ष या फिर अध्यक्ष इस बाजार व्यवस्था को संभालने के लिए उसने नियुक्त किया हुआ था, और तरह तरह का बहुत सारा चीजें लागू किया था इसने। और साथ ही साथ ये पहला सुल्तान था, है ना, जो मुद्रास्फीति नियंत्रण स्थापित करने वाला प्रथम सुल्तान बना, है ना, प्रथम सुल्तान बना। किस चीज के लिए? मुद्रास्फीति नियंत्रण करने वाला। उसके बाद अगर बात करें तो इसने जो है और एक चीज का, एक और प्रथा का जो है शुरुआत किया था, वो था हुलिया दाग एवं चेहरा दाग प्रथा, है ना। हुलिया दाग और चेहरा दाग प्रथा में क्या होता था कि सैनिकों के हुलिया बनवाकर, है ना, और अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग दाग बनवाने की जो है प्रथा की इसने शुरुआत की थी। उसी प्रथा को क्या कहा जाता था? हुलिया दाग या चेहरा दाग प्रथा, है ना। हुलिया दाग या चेहरा दाग प्रथा की शुरुआत भी जो है किसने किया था? इस अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और 1316 ईस्वी में इसकी
क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और इसका मकबरा जो है, कौन सा मकबरा जो है, कहाँ है, दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर पर, है ना। इसका जीवन काल इतने ही दिनों तक चला, 1316 ईस्वी तक। दिल्ली में कहाँ है, कुतुब मीनार परिसर में जो है इसका मकबरा अभी है ना। इसकी अलाउद्दीन खिलजी की। तो 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु के पश्चात जो है, इसके बाद अगला कौन शासक बनेगा, इसका पुत्र बनेगा मुबारक शाह खिलजी, है ना। अगला सुल्तान बनेगा, जो क्या है, बहुत ही अयोग्य शासक है। उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद खिलजी वंश का क्या हो जाएगा, द इंड। मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक किसने शासन किया। तो अगर मुबारक शाह खिलजी की बात करें तो ये बहुत ही क्या था, एक अयोग्य शासक हुआ करता था, है ना। क्या हुआ करता था, अयोग्य शासक, है ना। और ऐसा माना जाता है कि ये एक ऐसा सुल्तान या फिर शासक था जो क्या करता था, अपने दरबार में जो है निर्वस्त्र या फिर महिलाओं के कपड़े पहन करके आ जाया करता था। जितना भी कठोर और सख्त नियम कानून जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी ने बना रखे थे, इसके बाप ने जो बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जितना भी कठोर नियम सबको इसने क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, है ना, खत्म कर दिया। तो इसने क्या क्या किया, एक तो निर्वस्त्र दरबार में आ जाया करता था, है ना, या फिर महिलाओं के कपड़े पहन लिया करता था, दरबार में आता था ऐसे घूमते फिरते पगला, है ना। और सभी कठोर कानून जो भी बनाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और ये एकलौता ऐसा सुल्तान था जो क्या किया, खुद को जो है खलीफा घोषित किया था, या फिर खलीफा की उपाधि धारण किया था, है ना। एकमात्र शासक जिसने क्या किया, खुद को खलीफा घोषित किया, खलीफा घोषित किया, है ना। तो खलीफा घोषित करने वाला एकमात्र शासक कौन था, यही मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी का एक मंत्री हुआ करता था, कौन, खुसरो शाह, है ना। एक इसका मंत्री हुआ करता था, कौन, मंत्री खुसरो शाह, है ना। तो खुसरो शाह ने जो है क्या किया था, खुद को जो है पैगंबर का सेनापति घोषित किया था, है ना, उपाधि धारण किया था, किस चीज का,
पैगंबर का सेनापति, है ना। इसने जो है एक उपाधि धारण कर ली, है ना। पहले ये हिंदू हुआ करता था, लेकिन ये कन्वर्ट होकर के क्या बना था, मुसलमान। तो इसने उपाधि धारण कर लिया पैगंबर का सेनापति। तो पैगंबर का सेनापति जैसे ही इसने धारण किया, उपाधि लिया, तो इसके जो भी विरोधी थे ना, इसके खिलाफ नारा लगाने लगे कि क्या है, इस्लाम खतरे में है ना। क्या है, इस्लाम खतरे में है का नारा लगाया किया करते थे इसके विरोधी, है ना। ये उपाधि लेने के बाद इसके विरोधी जो थे वे किस चीज का नारा लगाते थे, इस्लाम खतरे में है ना। नारा लगाते थे विरोधी। कौन, विरोधी लोग, इसके विरोध में जो भी होते होंगे, है ना, इस्लाम खतरे में है का नारा लगाते थे। उसके बाद कुछ समय के बाद 1320 ईस्वी में, कब, 1320 ईस्वी में ही जो है इस खुसरो शाह ने क्या किया, मुबारक शाह को उसके गद्दी से हटा करके खुद क्या बन गया, खुद सुल्तान बन गया, शासक बन गया। हाँ, खुद सुल्तान बन गया। कब, 1320 ईस्वी में। तो 1320 ईस्वी में जब देखा गया कि ये सुल्तान बन गया, सिंहासन पर बैठ गया है, तब कुछ समय के लिए यह सुल्तान बना रहा, है ना, कुछ ही समय के लिए, ज्यादा समय तक के लिए ये भी नहीं रहा। तो जब ये बना 1320 ईस्वी में, तो कुछ समय के लिए बना रहा, तो इसी को जो है क्या माना जाता है, खिलजी वंश का अंतिम शासक। खिलजी वंश का अंतिम शासक। तो कुछ ही समय के लिए ये क्यों रहा, इसके बारे में अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में, क्या, उत्तर पश्चिम भारत में जो है गाजी मलिक को गवर्नर नियुक्त किया था। कौन, ये मुबारक खिलजी, है ना। उत्तर पश्चिम भारत में जो है गवर्नर बनाया गया था, नियुक्त किया गया था मुबारक शाह खिलजी के द्वारा। किसको, गाजी मलिक को, है ना, किसको, गाजी मलिक को। तो जब गाजी मलिक ने देखा कि एक अयोग्य आदमी जो है इस गद्दी पर क्या हो गया है, बैठ गया है, तो तुरंत अपना सेना लेकर के जो है दिल्ली की ओर बढ़ा और इस पर अटैक करके, किस पर, ये खुसरो शाह, इस पर अटैक करके इसकी हत्या कर दी और दिल्ली सल्तनत में जो है एक नए वंश की स्थापना की, है ना। कौन से वंश की, एक नए वंश की स्थापना की, जिसे क्या कहा जाता, तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है। गाजी मलिक के द्वारा तुगलक वंश, तुगलक वंश की स्थापना होता है इस तरह से। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में, तुगलक वंश के बारे में। तो वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से क्या कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।